अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो उनको शायद ये बात का इल्म होगा कि बड़े लंबी ब्रेक के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक अराउंड 3 months और 4 months समथिंग लाइक दैट। रीज़न बीइंग कुछ मसरूफियात थी, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे। आई हैड टू गो अंडरगो अ लॉन्ग ट्रीटमेंट फॉलोड बाय अ सर्जरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं सेहतयाब हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अब एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँ। सूरत ऐसी है कि पेट्रोल जो है आपको पता ही है कितना महंगा हो गया है और मज़ीद हो रहा है। तो जो अप्रॉक्सीमेशंस हैं, अप्रॉक्सीमेशंस क्या है, ये लिखी पड़ी बात है। 340-350 रुपए पे या 335 से 345 के ऊपर जो है वो पेट्रोल जाएगा अगले 1.5-2 महीने में। एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर सेल्स टैक्स लग गया तो अक्टूबर नवंबर तक या दिसंबर तक या 380 तक भी जा सकता है। साउंड्स क्रेजी राइट, बट दैट्स द वे इट इज़। तो 340-335 तो कंफर्म है। अच्छा, अब हैविंग सेड दैट तो फिर जो इस तरह की गाड़ियों वाले लोग हैं वो शायद करोला पे आ जाएं। जो करोला वाले हैं वो है सिटी पे आ जाएं। सिटी वाले जो हैं वो हैचबैक्स पे आ जाएं। बड़ी हैचबैक वाले छोटी हैचबैक पे आ जाएं। और अल्लाह माफ़ करे जो पुरानी छोटी गाड़ियों वाले हैं मोटरसाइकिल पे आ जाएं। तो हर एक को अपना लाइफस्टाइल कर्टेल करना पड़ेगा, अपना तर्ज ज़िंदगी जो है उसमें चेंजेस लानी पड़ेंगी, कट कॉर्नर्स करने पड़ेंगे। और इसमें कोई मज़ायका नहीं है क्योंकि ये तो हम सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना। बिजली, पानी, गैस, खाने पीने की अशिया, बच्चों की फ़ीस, एवरीथिंग इज़ स्काई रॉकेटिंग। तो इन हालात के अंदर जो है मैंने सोचा कि आपके लिए फिर जो पाकिस्तान की नेशनल कार है उसका रिव्यू लाया जाए, जिसका नाम है ऑल्टो VXR, नई वाली जो की कार है 2023-2024। तो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं। मगर उससे पहले ये मेरे पीछे खड़ी हुई है, मेरे एक दोस्त हैं, ही वॉज काइंड इनफ, उन्होंने ख़रीदी थी रिसेंटली, तो ही वॉज काइंड इनफ टू लेंड मी दिस कार फॉर अ वीक और अ लिटिल ओवर अ वीक। 1000-1200 किलोमीटर मैंने चलाए हैं। इस किस्म की गाड़ी को 1000-1200 किलोमीटर चला के काफ़ी माइलेज है, इससे आप अपनी जजमेंट दे सकते हैं, कम से कम मेरे जैसा बंदा दे सकता है। टॉकिंग ऑफ बाइंग यूज कार्स, आमिन साहब ने जो गाड़ी ख़रीदी तो इन्होंने इंस्पेक्शन सर्विस पार्क व्हील्स की अवेल नहीं की। ये अपनी गट फीलिंग के ऊपर गए और अपने एक जो इनके कज़न थे जो बड़े एक्सपर्ट समझे जाते थे उनसे गाड़ी चेक कराई और ही वॉज ओके विद इट, उन्होंने ख़रीद ली। बाद में मैंने गाड़ी शाड़ी देखी तो मैंने कहा यार इसकी ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं अपना पॉइंट प्रूव करना चाह रहा था, तो इसकी इंस्पेक्शन कराते हैं। तो इसकी इंस्पेक्शन कराई तो काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी इस इंस्पेक्शन में जो कि उन्होंने ओवरलुक की थी, उनको पता नहीं थी, उनकी नज़र में नहीं आई थी। तो व्हेनेवर यू बाय अ यूज्ड कार तो प्लीज़ अपने पैसों को सेफगार्ड करने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड करने के लिए आप इंस्पेक्शन ज़रूर कराएं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्पेक्शन, तो जो मौजूद है इंस्पेक्शन के वो पार्क व्हील्स वाले हैं, उन्होंने लाखों गाड़ियाँ, मिलियंस ऑफ कार्स, अगर मिलियंस नहीं तो लाखों गाड़ियाँ वो इंस्पेक्ट कर चुके हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप जो गाड़ी इंस्पेक्ट करा रहे हो उनके पास उसका रिकॉर्ड पहले से मौजूद हो, उन्होंने पहले से इंस्पेक्ट की हुई हो 1-2 साल पहले, तो वो फिर आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा, आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा उसका। अच्छा, इंस्पेक्शन लोग कहते हैं जी उससे करा लें, अपने मैकेनिक से करा लें वगैरह, वो ठीक है। मगर देखें, इसकी मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ फिर हम वीडियो पे चलते हैं। वो ये है कि आपको जब कोई बीमारी होती है, आपको प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। वाई डोंट यू गो टू अ डॉक्टर जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस हो, फ्रेश MBBS हो, स्पेशलिस्ट के पास को जाते हैं आप। ये ऐसे डॉक्टर को क्यों आप तलाश करते हैं जिसका 20 साल का तजुर्बा हो, 15 साल का तजुर्बा हो? क्यों? क्योंकि उसका रोज़ का काम है, उसने इतने पेशेंट्स देखे हुए हैं और इतना उसका एक्सपीरियंस है कि वो डायग्नोसिस में और आपका इलाज जो है, ये कम से कम तशख़ीस जो है ना वो आपकी सही कर पाएगा। सेम गोज़ फॉर इंस्पेक्शन। जो आपका मैकेनिक होता है वो उसका काम नहीं है इंस्पेक्शन करना, उसका काम रिपेयर करना है, यू नो। तो ये जो टीम्स होती हैं इंस्पेक्शन की, इनका डे इन डे आउट काम ही यही होता है, दे आर ट्रेन फॉर इट। और उनका एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है, उसके ऊपर वो तमाम गाड़ियों को, ऑल्टो को भी उसी तरह वो जज करेंगे, प्राडो को भी उसी तरह जज करेंगे।
तो उनका एक्सपोजर बहुत होता है, उनके पास टूल्स स्टैंडर्डाइज होते हैं, कैलिब्रेटेड होते हैं वगैरह वगैरह। अब आ जाते हैं जनाब वाली इस गाड़ी के ऊपर। तो कैमरा मैं बंद करता हूँ और फिर गाड़ी का रिव्यू देता हूँ आपको और अपनी थॉट्स इसके बारे में बताता हूँ। वील फोकस मोर ऑन प्रोज एंड कॉन्स। जी जनाब, ये है फेमस ऑल्टो जो कि रोडों पे अट्टी अट्टी फिरती है, ठीक है। तो ये उन्होंने ख़रीदी है 2023 ही समझ लें, 22 में है, 23 की रजिस्टर्ड है, कोई 8-10 हज़ार चली हुई है। सो नाइस कार। जब ये मैं इसमें बैठा था उन्होंने ख़रीदी थी तो इसमें नई कार की स्मेल आ रही थी, तो इट वाज लाइक यू नो प्रीटी फ्रेश। अच्छा, एक्सटीरियर पे अगर हम आ जाते हैं तो क्या इसकी बात करनी, रेपिटेशन होगी, मगर वो हजरात जो या तो ऑल्टो जिन्होंने चलाई नहीं है, जो ऑल्टो ख़रीदना चाह रहे हैं, जो अपनी पहली गाड़ी ऑल्टो ख़रीदना चाह रहे हैं, एनीवन हु वांट्स टू बाय एन ऑल्टो वेदर इज़ अपग्रेडिंग और डाउनग्रेडिंग, उनके लिए वीडियो बड़ी मौजू है। छोटी छोटी बातें बताऊंगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू कि ये बेंड ऐसे आ रहा है और ये इतनी खूबसूरत बत्ती है, ना। इसकी हेडलाइट जो है ना, इसमें अगर आप वो लगाते हैं ना LEDs वगैरह और ये सब करते हैं, बेकार है। इनकी हेडलाइट की थ्रो जो है ना अच्छी खासी है, लो बीम पे भी हाई बीम पे भी। तो इसमें LEDs वगैरह लगा के अपना खुदा के वास्ते अपना पैसा ज़ाया ना करें और लाइट को ख़राब ना करें। इट्स वेरी गुड। वाइपर ओरिजिनल जो हैं वो अभी तक तो बहुत अच्छे हैं, दे आर ओके, दे आर नॉट एज गुड एज अ सिविक और अ सिटी, बट इसमें आप वाइपर जो है वो अच्छी क्वालिटी के लगवा सकते हैं, क्योंकि ये हर साल ही आपको चेंज कराने पड़ेंगे, लो क्वालिटी होती, ठीक है जी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इसकी चादर है बॉडी, ये इसका ड्रॉबैक है कि इसको कोई चीज़ छू के भी गुजर जाए ना हल्की सी तो उस पर डेंट पड़ जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, तो काफ़ी सारे डेंट है, वैसे नज़र नहीं आता ना, पाकपीस के इंस्पेक्शन में आ गए थे, यहाँ पे ये डेंट है, आपको नज़र नहीं आ रहा कैमरे की, शायद नज़र आ जाए। अब ये को मोटरसाइकिल वाले ने किसी ने हल्का सा इसको ऐसे ही ना ऐसी चुम्मी ली है, डेंट पड़ गया, ठीक है। फिर इसके दरवाजे पे भी डेंट था, अभी नज़र नहीं आ रहा। तो इस पर ना यू हैव टू वेरी केयरफुल, ये अगर कहीं टच हुई ना तो उस पर डेंट लग जाएगा। शो शॉट गालिबन 13 का व्हील है इस पर। ये जो व्हील है ये यूरो के हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि इसमें योकोहामा के या डनलॉप के आप डलवा लें। अगर आपने चाइनीज़ डलवाने हैं तो बराए मेहरबानी यूरो ही रहने दें, फ़ायदा कोई नहीं। ये टायर भी अच्छे हैं, मगर इसमें जो रिकमेंडेड प्रेशर है वो 36 है। अगर आप इसमें 36 डालते हो तो गाड़ी बिल्कुल पत्थर हो जाती है और फिर वो सस्पेंशन आवाज़ करती है। मैंने जो मेरे दोस्त को बोला है उसने 30 से 32 रखी है, तो गाड़ी सॉफ्ट भी रहती है थोड़ी और माइलेज भी जो है ना वो इसकी अच्छी आ रही है, ठीक है। तो नो इश्यूज़ विद दैट। अब गाड़ी की शेप के बारे में बात नहीं करूँगा। ये इन्होंने एंटेना इन्होंने एक बकवास मारी हुई है। आजकल इन एंटेनों का फैशन चला गया, तो आपको अगर कभी रेडियो सुनने का दिल भी जा रहा हो ना तो आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको शीशा खोल के ना एंटेना खोलना पड़ेगा। इसकी जगह अगर इंटरनल एंटेना दे देते डैश के ऊपर, या हमारे पाकिस्तानियों का वो दे देते वो जो है शार्क वाला, या वो सिटी में एक आता था वो रॉड वाला ना यहाँ लगा होता, तो वो दे देते तो अच्छा था। बहरहाल चलो कोई मसला नहीं। अच्छा, बूट स्पेस जो है इसकी सर वो वैगनर जितनी है तकरीबन उतनी है, मासवा एक फ़र्क है, मैं बताता हूँ फ़र्क। वैगनर जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अब वो स्ट्रेट है तो उसमें जब आप लगेज रखते हैं ना तो वो सीधा काफ़ी लंबा खड़ा कर सकते हैं, तो बड़ा बैग खड़ा कर सकते हैं। इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये स्लांटिंग है, तो ये स्लांटिंग होने की वजह से आप इधर तक का बैग खड़ा कर सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। तो एक बैग आप लिटा सकते हैं यहाँ पे और एक बैग खड़ा कर सकते हैं, तो कंसिडरिंग द साइज़ ऑफ द व्हीकल सही है। अच्छा, इसकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। मैंने भी अपने अजीज़ को कहा है कि ये करवा लें आप। पाकिस्तानी जुगाड़ू होते हैं ना, होता ये सर कि ये ना मैंने कहा से कैमरा पकड़ा हुआ है, इसको इस जगह से काटते हैं पाकिस्तानी कौम, डोनट व्हील जो है ना स्पेयर व्हील वो उसके अंदर फिट हो जाता है और ये बिल्कुल कंपनी फिटिंग की तरह इस तरह यहाँ पे आ जाता है, आपको पता नहीं लगता कि इसमें स्पेयर व्हील है। तो अब आने वाले दिनों में ये गाड़ी जो है फ्यूल की वजह से ये गाड़ी लॉन्ग रूट पे इस्तेमाल होगी, इंटरसिटी इस्तेमाल होगी, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। तो चुनांचा स्टेपनी बड़ी ज़रूरी है, तो इसमें स्टेपनी आप ज़रूर लगवा लें, ठीक है जी। ये इसका डिग्गी हम बंद कर देते हैं, डिग्गा। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। जो इसके साइड में मिरर्स हैं ये VXR है, तो मैनुअल है,
तो ये कहते कुछ नहीं है, अगर आप इनको छेड़े नहीं तो ये हफ्ता 2 हफ्ता भी आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, इसको कोई आपने पार्क किया और इसको धक्का लगेगा तो ये चेंज जाएगा, फिर आपको इसको सेट करना पड़ेगा। तो ये कह के अच्छा, इसमें ABS नहीं है, इसमें पावर विंडोज़ नहीं है, पावर स्टीयरिंग है, इसमें ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, सादा वाला सिस्टम है। इसमें और क्या फ़र्क है? वही फ़र्क है बस, ठीक है। भाई यही फ़र्क है AGS और इसमें। AGS जो है उसको लोग ऑटोमेटिक कहते हैं, मगर वो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ वैगनर AGS के ऊपर, मेरे चैनल पे आप ढूंढ सकते हैं। AGS जो ऑटोमेटिक नहीं होती, खैर उस डिटेल में अभी हम नहीं जाते, अंदर चलते हैं। ले जी, गाड़ी के अंदर आ गए। डैशबोर्ड, स्पीडोमीटर, चाबी किधर है यार? एक मिनट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा, इसका जो इसमें वो आती है चाबी, वो वाली जो होती है ना, चिप वाली, तो इसके जो, अगर आप इसको करीब कर लेता हूँ मैं, ये बस सिंपल है। ये एवरेज है, देखो 19.7 आ रही है। एवरेज की बात अगर डिटेल में करते हैं, और रेंज इसकी 286 है। 8000 चल चुकी गाड़ी, मैंने कहा था ना 8-9 हज़ार चली हुई है। 7000 कुछ पे ली थी इन्होंने, तो 1000 मैंने चला दी। अच्छा, फिर ये इंस्टेंटेनियस एवरेज है, और ये आपकी टोटल एवरेज है। ये पावर स्टीयरिंग का आ रहा है, ये बाकी इसमें आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा, सिस्टम जो है इसका ये ऑन है अभी, चले। ये देखिए LCD जो है ना, मैंने जब से LCDs आई हैं ना, मैंने पता नहीं कितनी सैकड़ों LCDs गाड़ियों में लगवाई हैं। LCD शौक की बात है यार, खूबसूरत लगती है, गाड़ी का ज़रा लुक आ जाता है। परफॉर्मेंस वाइज LCD जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होती हैं, बेकार होती हैं। इवन वो टूसा थी मेरे पास, उसकी ओरिजिनल LCD इतनी बेकार थी, हैंग होती थी, प्रॉब्लम आते थे। तो LCD जो होती है उसके अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग जो है वो बिल्कुल बेकार होती है। वीडियोस देखना लोग देखते हैं, मगर एक देखनी नहीं चाहिए गाड़ी चलाते हुए। उसके अलावा LCD में क्या होता है, शूफाई होती है। इसका सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, इसका साउंड क्वालिटी अच्छा है। ये इसकी सीमलेस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। ब्लूटूथ की अभी मैंने इसकी वॉइस कॉलिंग चेक नहीं की बाकी इसमें क्या है, ऑक्स है, और आपका USB है, और रेडियो है। तो यही चाहिए होता है, और इससे बढ़ के क्या। अच्छा, एक मैं टिप दे दूं व्यूअर्स आपको, अगर आपने ना हैंड्स फ्री इस्तेमाल करनी है ना, यानी बेसिकली आपने हैंड्स फ्री इस्तेमाल करनी है, तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट ना करें। मैं आपको बिल्कुल $1 मिलियन जो है ना वो आपको मैं टिप दे रहा हूँ, कोई नहीं आपको बताएगा। ये जो ऑक्स केबल है ना सर, ये आप अपने फ़ोन में लगा दें, ठीक है। उससे ये होगा कि एक तो आप डायल कर लें, दूसरा होगा आप म्यूज़िक सुन लें, तीसरा जब आपको फ़ोन आएगा ना तो आपने बेसिकली जो है वो फ़ोन से आपने यूँ शुरू करके जो है ना वो एक्सेप्ट करनी है। फ़ोन आपका इधर सीट पे पड़ा होगा और आप बिल्कुल नॉर्मल बात करें, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना फ़ोन में, जी जाहिर साहब जी मैं आपको कॉल करता हूँ, क्रिस्प आवाज़ जाएगी, क्रिस्प। क्योंकि फ़ोन से अच्छा नॉइज़ कैंसलेशन माइक, फ़ोन का अपना सिस्टम से अच्छा कोई सिस्टम नहीं होता। ये चीज़ मैं रीबर्थ में भी ट्राई कर चुका हूँ, ये चीज़ मैं मार्केट्स में भी ट्राई कर चुका हूँ, ये चीज़ मैं ट्यूसा में भी ट्राई कर चुका हूँ, ये चीज़ मैं बहुत सारी गाड़ियों में ट्राई कर चुका हूँ। दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो। खैर छोड़े, तो मैंने का टिप दे दूँ, इसके साथ भाईजान रिमोट भी आता है। पार्क सुजुकी वाले को छोटे लोग नहीं है, रिमोट भी करते हैं। अगर आप शोफर ड्रिवन है ना पीछे से बैठ के, खैर मजाक कर रहा था, एजेड बटन। अच्छा, ये AC का है सारा, ये बिल्कुल जापानीज की कार को कॉपी किया हुआ, तो वही है। द ओनली थिंग इज कि जो प्लास्टिक है ना वो बहुत चीप है ना, यहाँ पे जो नॉब्स हैं ये बड़े चीप हैं। ये जो लाइट है, डोम लाइट, ये इंतहाई फारे क्वालिटी की है, हल्की है, फारे तो नहीं कहनी चाहिए। ये बात है डैश कैम लगा हुआ है, गाड़ी के साथ नहीं आता, ये बाद में लगवाया, ठीक है। सीट फैब्रिक नाइस, अच्छा है, कंफर्टेबल है। अगली सीटें तो इंतहाई कंफर्टेबल हैं, इसकी राइड जो है वो इंतहाई कंफर्टेबल है। अच्छा, यहाँ से मैं दिखा दूँ जो ब्लैंक्स दिया मैं, वो जिस तरह वो चाइना के फ़ोन नहीं होते, वो जब नहीं चाइना के नहीं, जब हम मोबाइल लेने जाते हैं तो डमी पड़ी होती है, जो बेसिकली बस शक्लन फ़ोन होती है मगर फ़ोन होती नहीं है। तो भाईजान ये पुश स्टार्ट है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल है, यहाँ पे वो है ब्राइटनेस का है, यहाँ पे आइडल स्टॉप है, और यहाँ पे 2-3 फंक्शन और हैं। और यहाँ पे मैं बताऊँ हीटेड सीट्स के बटन हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ था, मैं अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये जापानीज़ गाड़ी का ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं। ऑटोमेटिक के अंदर यहाँ पे आपका AGS के अंदर यहाँ पे AGS आ जाता है, और इसका कोई डिज़ाइन ही चेंज कर देते ये,
अल्लाह उनको भला करे। इसमें ना आप मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं क्योंकि वो गिर जाता है बाहर। मतलब ये अजीब सा साइज़ है। इसमें आप सिगरेट रख सकते हैं, सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, या आप कॉइन रखेंगे तो खड़खड़ करेंगे। तो बस ये इन्होंने लेदी मारी है। चलें ठीक है, अब ज़रा क्लोजिंग कमेंट्स पे आते हैं और ज़रा एवरेज की बात करते हैं। हाँ जी भाई लोग हाँ जी, अब आते हैं एवरेज के ऊपर। सबसे पहली बात, एवरेज से पहले बात करते हैं कि ये मेहरान और जो आपकी पुरानी कल्टस और वैगनार जो आजकल चल रही है उसके मुकाबले में इसकी राइड बहुत अच्छी है। पिछली सीट की मैंने बताई नहीं थी आपको, पिछली सीट की भी क्योंकि की कार है, ये जापानीज जेडीएम की कॉपी है, तो लेग स्पेस फिनोमिनल है। द ओनली प्रॉब्लम विद द रियर सीट इज़ कि रियर सीट की जो क्वालिटी है ना, जो फटा लगा दिया उन्होंने, वो गलत है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना, तो आप बिलालगंज से जाके ना पिछली सीट निकलवा के जेडीएम की सीट लगवा लें, हेडर्स वाली, और थोड़ी उसमें बकेट्स होते हैं, तो लोशे हो जाएगा काम। तो पिछली सीट उस लिहाज से इतनी अच्छी नहीं है। 3 बंदे बैठ सकते हैं, मगर शॉर्टर रूट के ऊपर, लॉन्ग रूट पे अगर 3 बच्चे हैं या एक बीच में छोटा चुंगड़ा बिठा दिया तो ठीक है। अब आ जाते हैं सर राइड क्वालिटी, मैंने आपको बता दी। इट्स फन टू ड्राइव सिटी के अंदर। पिक इसकी बड़ी अच्छी है, ऑल द हॉर्स पावर बड़े कम है, 39-40 हॉर्स पावर है, मगर पिक बड़ी अच्छी है। अच्छा, इसके इंजन की एक साउंड आती है जब आप एक्सलेटर देते हैं, वो जो साउंड है ना, वो मैंने कई लोगों से बात की है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं यूट्यूब वगैरह का मतलब मैं शौकिया करता हूँ। अक्सर लोग उसको बड़ा नापसंद करते हैं, यार उसमें इंजन साउंड बड़ी आती है। अच्छा, सरप्राइजिंगली मुझे कुछ लोगों ने कहा यार उसमें जो इंजन का रोर आता है ना, वो बड़ा मज़ेदार है। तो वो अपनी अपनी पसंद है। अच्छा, अब लास्टली हम मैं भूल गया था, 2 एयर बैग आते हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। लास्टली इसमें हम आ जाते हैं फ्यूल एवरेज के ऊपर। देखें, कैलकुलेट कर लें, 293 का लीटर है पेट्रोल, तो 293 डिवाइडेड बाय ये गाड़ी, अगर आप इसको तुन के चलाते हैं ना एसी के साथ, तुन के मुराद ये कि आप इसको लाउबाली तरीके से चलाते हैं, तो ये आपको मिनिमम 17 तो देगी। अगर आप इसको दरमियाना चलाते हैं तो ये आपको 18-19 देगी। अब जैसे 19.7 आया हुआ था ना, ये अब बिल्कुल लाहौर डीएचए के अंदर चली हुई गाड़ी है। और अगर आप इसको बहुत ही प्यार से चलाते हैं, यानी हल्के पाँव से, और आगे स्पीड ब्रेकर आ जाए, पहले न्यूट्रल कर दिया और गाड़ी को आप फ्री फॉल कर रहे हैं और इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो इसमें एहलियत है ये आपको 22 तक भी दे देती है। अगर आप लाहौर की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं लाहौर का बासी हूँ। लाहौर से अगर आप गुजरांवाला जाते हैं और 90 की स्पीड पे जाते हैं, तो ये आपको श्योर शॉट एसी के साथ 23 देगी, ये 22 देगी। द मोमेंट यू क्रॉस 90 किलोमीटर पर आवर, तो वो फिर इसकी एवरेज गिर जाती है। गिरने से मुराद ये नहीं है कि 15 पे आ जाएगी, फिर ये 18 पे आ जाएगी, 19 पे आ जाएगी, 17.5 पे आ जाएगी, जितनी तेज चलाएंगे, जिस तरह बड़ी गाड़ियों में होता है कि आपकी जो आइडियल स्पीड है वो होती है 90, 80, 100 के ऊपर आप अगर 1300 सीसी 1600 की गाड़ी को चलाएं 1800 सीसी को, तो फिनोमिनल माइलेज देती है, यानी अपने जो ग्राफ है उसके पीक पे जाती है। मोमेंट आप 120 क्रॉस करते हैं और 130 करते हैं, इस किस्म के गेम करते हैं, तो वो फिर कम हो जाती है। तो ये है, इट्स अ गुड चॉइस। अब ये प्राइसिंग पे आते हैं। 30 लाख की एजीएस है, 27 लाख कुछ की ऑन रोड आती है VXR। अब सवाल ये उठता है, आप सब यही कहेंगे कि यार इतनी महंगी गाड़ी की क्वालिटी देखो, गाड़ी का साइज़ देखो, तो इतनी महंगी। देखें यार, बिफोर ब्लेमिंग द कार मैन्युफैक्चरर्स, आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि ये जो 30 लाख है या 27 लाख है, इसमें बहुत बड़ा चंक जो है ना, वो तो टैक्स है। उस टैक्स को निकाल दें, उसके बाद ज़ाहिर है उनका प्रॉफिट भी होगा। तीसरी बात जो है, हम एक गरीब मुल्क में रहते हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत वीक है। अभी तो रोज़ यही सुनते हैं कि अभी कोलैप्स हुई, तो हमारी इकोनॉमी बड़ी वीक है। हमारा जो बाइंग पावर है वो बहुत कम है, हमारी जो करेंसी की पावर है वो ना होने के बराबर है ना। मैं आपसे ये इस्तदा करता हूँ कि टोयोटा करोला, ठीक है, क्वालिटी को एक साइड पर थोड़ा सा रख दें, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। टोयोटा करोला जो आपकी ग्रांडे है या होंडा सिविक है, उसको आप कन्वर्ट करें डॉलर में, आज का जो डॉलर रेट चल रहा है, और यूएस के अंदर या यूरोप के अंदर देख लें कि वही सिविक जो है वहाँ कितने की है, तो $1000-1500 का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा का होगा नहीं। तो कीमत गाड़ी की वही है जो दुनिया में तकरीबन। हाँ, एमिनिटीज़ की और फीचर्स में ऊपर नीचे है, वो हम गरीब लोग हैं तो हमें वो नहीं देते, मगर
गाड़ी की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है, प्रॉब्लम आपकी करेंसी के साथ है, आपकी इकोनॉमी के साथ है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। अब 30 लाख की गाड़ी है 27 लाख की, अब 27 लाख की गाड़ी है तो आप 350 रुपये का पेट्रोल भी नहीं डलवाना चाहते, यानी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में तो करवा कूट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले लें, चलें थोड़ी चली हुई ले लें, 2-3 साल पुरानी ले लें। मगर पुरानी गाड़ी के लिए याद रखें कि अगर आपने लेनी है तो इंस्पेक्शन लाजमी करानी है। मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है, मैंने 2-3 दफ़ा इंस्पेक्शन कराई है अपने लाइफ टाइम में, और मैं भी बड़ा अपना को एक्सपर्ट समझता हूँ ना, मगर ये कि सेफ हो जाता है। जब बंदे को खांसी हो रही होती है, बुखार हो रहा होता है ना, तो लाजमी डॉक्टर को एक विज़िट कर लेना चाहिए। तो ये वही वाली बात है। तो अपना ख्याल रखिएगा, और लेट्स होप कि मैं इसको कंटिन्यू करूं रेगुलरली, कंसिस्टेंटली आपके इस चैनल को और आपकी खिदमत में पेश होता रहूं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आई हैव हैड लिटिल डिफ़िकल्ट टाइम ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़। तो अपना ख्याल रखिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।